हेलो दोस्तों, भारतीय साक्षर अधिनियम की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर क्लास को शुरू किया जाए। इसमें आज सेक्शन 24 और 28 पढ़ेंगे और कन्फेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्वीकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ और क्या हो जाएगा, एक पॉइंट और, बीएसए एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन दोनों को साथ में, क्योंकि अब इसमें थोड़ा अंतर यहाँ से हुआ। अभी तक जितनी धाराएं आप लोगों ने पढ़ी थी उन धाराओं में कोई बदलाव, कोई अंतर नहीं था। आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नए एक्ट में जो भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 आया है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को कहते हैं, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर क्लास देखते हैं तो। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्वीकृति इसको क्या है, ये कहाँ कहाँ प्रावधानित है। इसको 24 से 30 तक कहाँ किस में प्रावधानित किया गया है, 24 से 30 तक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये हो गया। और बीएसए की धारा जो है, बीएसए की धारा 2023, इसमें 22 से लेके 24 तक में प्रावधानित किया गया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिसको मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। देखिए, इधर लिख लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट और इधर लिख लीजिए बीएसए। तो जो चीजें सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस में दी गई थी वो चीजें सेक्शन 22 में दी हैं। इसमें बीएसए के जो पुराने वाले एविडेंस में सेक्शन 24 में चीजें दी गई थी वो सेक्शन 22 में, और जो सेक्शन 28 और 29 में चीज़ें दी गई थी, देखो ये बदलाव है, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। इसको 22 के ही, जो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 के परंतुक में सेक्शन 22 जो है, इसका जो परंतुक है, परंतुक कौन, एक परंतुक और दो परंतुक दिए हैं, पहला परंतुक और दूसरा परंतुक। पहले परंतुक को किसके, रेड विथ 28 के साथ, और दूसरा परंतुक जो है वो 29 के साथ। तो 22 में, सेक्शन 22 में 3 धाराएं समाहित हो गई, 24, 28 और 29। 24, 28 और 29, इसमें कितनी धाराएं हो गई, 24, 28 और 29 बीएसए। ठीक, अब देखो इतनी चीजें हो गई। अब सेक्शन 25 जो है, सेक्शन 25, आज पेन ही नहीं, पेन की बड़ी समस्या है, रुक जाओ इसको मैं डाल देता हूं। सेक्शन 25 जो था किसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो कहाँ हो गया है, सेक्शन 23(1) में हो गया है। किसमें हो गया है, सेक्शन, जब संस्वीकृति पढ़ना है तो इसको ऊपर ही बना लेना, क्योंकि ये मुख्य बदलाव हुआ। तो एग्जाम जब दोगे तो शुरू में ही से पढ़ लेना, तो तुमको आगे के उसमें दिक्कत नहीं होगी। और फिर सेक्शन 26, इसको किसके, इसको भी 23 के सब क्लास 2 में, यानी कि
22 में, सेक्शन 22 में तुमने 3 सेक्शन पढ़े, 24, 28, 29, ऐसे याद करो, 24, 28, 29, और सेक्शन 25 और सेक्शन 26 को, सेक्शन किसके, 23(1) और 23(2), और सेक्शन साथ में सेक्शन 27 भी लिख लो। इसको किसके साथ पढ़ोगे, सेक्शन 23 के परंतुक के साथ पढ़ोगे। यानी कि सेक्शन 22 में 3 सेक्शन समाहित हैं, सेक्शन 23 में 3 सेक्शन समाहित हैं, और एक बचता है आखिरी में सेक्शन 28। पहले ही 28, 29 हो गया था, 30 बचता है। कौन सा बचता है, 30 बचता है। 30 को किसके साथ, 24 के साथ पढ़ेंगे। तो 24 और 30 तो समान है, लेकिन 22 और 23 3 सेक्शनों का वो बनाता है क्राइटेरिया। तो इसको एक आसान भाषा में हम ऐसे बना देते हैं, अरे सॉरी, चलो अब इसको आसान भाषा में हम बना देते हैं। क्या क्या है, पहले सेक्शन 22, सेक्शन 22 के साथ क्या क्या कितनी कितनी धाराएं हैं। सेक्शन 22 के साथ पढ़ोगे 24, 28, 29, ये हो गया। और सेक्शन 23 के साथ क्या पढ़ोगे, इतना तो नॉर्मली याद कर लोगे ना। सेक्शन 23 के साथ कौन कौन सी धारा पढ़ोगे, 3 धाराएं इसके साथ, 25, 26 और 27। सेक्शन 24 के साथ सेक्शन 30 पढ़ लोगे। अब सेक्शन 22 में जो चीज़ें हैं वो सेक्शन 24 में, बाकी जो चीज़ें हैं सेक्शन 28 और 29 ये परंतुक में है। ये कहाँ है, परंतुक में है। और सेक्शन 23, जो सेक्शन 23 है तो सब फर्स्ट 25 किस में, पहले में क्लाज में है, ये दूसरे में है, ये किस में, परंतुक में है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होप आ गई होगी। अब आप आइए अपने मेन सेक्शन पे कि क्या अब पढ़ना है हम लोगों को अब पढ़ना है सेक्शन 24, सेक्शन 24। लेकिन सेक्शन 24 शुरू करने से पहले स्वीकृति की परिभाषा, स्वीकृति के बारे में, स्वीकृत क्या चीज़ें ये तो जानना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं हम स्वीकृति। सामान्यतः क्या स्वीकृति की परिभाषा नहीं दी गई है। इसकी परिभाषा कैसी निकाली जाती है, स्वीकृति की परिभाषा, स्वीकृति की परिभाषा क्या हुआ, संस्वीकृति, सॉरी, नहीं दी गई है। संस्वीकृति की परिभाषा नहीं दी गई है। तो ये कैसे करोगे, ये स्वीकृति से इसकी परिभाषा हम लोग निकालेंगे। अब मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो संस्वीकृति क्या होती है, जैसे अब स्टीफन महोदय ने जो परिभाषा दी है, स्टीफन महोदय ने जो परिभाषा दी है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो नंबर 1 अगर आपको मेंस में भी लिखना हो तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, सबसे पहले आप ये बताओगे संस्वीकृति की परिभाषा नहीं बताई गई है। क्यों नहीं बताई गई है, विधायिका का ये मंशा, क्योंकि ये परिभाषा कौन बनाता, विधायिका। तो विधायिका का यह मंतव्य था, यह आशय था कि स्वीकृति को संस्वीकृति से अलग ना रखा जाए, ठीक है, इसमें कोई विभेद नहीं करना चाहती थी, इस वजह से उसने संस्वीकृति की परिभाषा नहीं दी। परंतु स्टीफन महोदय ने सबसे पहले स्वीकृति की परिभाषा दी और इसको 2 खंडों में दिया। नया चैप्टर मैं खोल लेता हूँ इसमें। देखो स्टीफन महोदय ने, सर स्टीफन ने, ये सब इम्पॉर्टेंट है, स्टीफन, इन्होंने स्वीकृति की परिभाषा को 2 खंडों, मैंने तोड़ तोड़ के सारी चीज़ें बताई है। एक में क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, संस्वीकृति द्वारा आरोपित अपराध को स्वीकृति करना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑफेंस को क्या करता है, आरोपी स्वीकृति करता है। ऑफेंस को क्या करता है, स्वीकृति करता है। किसके द्वारा, स्वीकृत, तो अभियुक्त द्वारा। तो जो अभियुक्त द्वारा जो अपराध को, किसको स्वीकृति करता है, अपराध को, ऑफेंस को, ऑफेंस को स्वीकृति करता है, उसी को क्या कहते हैं, संस्वीकृति कहते हैं। जो चीज़ें मैं लिख इतना पूरा नहीं पाऊंगा, इस वजह से इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसे दिमाग में, अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध की स्वीकृति ही संस्वीकृति कहलाती है।
ये स्टीफन महोदय की परिभाषा है। एक बार फिर से बता दें, अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध की स्वीकृति ही संस्वीकृति कहलाती है। और दूसरे एक पार्ट में इन्होंने क्या कहा, एक पार्ट में और कहा, ऐसे कथन जो क्या होते हैं, अनुमान इंगित। तो यहाँ पे उसने क्या बताया, कथन जो क्या करते हो, अनुमान इंगित करते हो कि आरोपी ने आरोपित अपराध किया। तो जहाँ वो स्वीकृति लिखा हुआ है, अभियुक्त द्वारा अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध की स्वीकृति संस्वीकृति कहलाता है। या उन्होंने एक चीज और कहा कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध का कथन करना भी संस्वीकृति कहलाता है। कथन करना भी संस्वीकृति कहलाता है। अब इसको ऐसे आसान भाषा में समझो कि अभियुक्त, जैसे आप अभियुक्त हैं, मान लो आप अभियुक्त या मैं अभियुक्त हूं, तो मैं क्या करता हूं, किसी चीज के जो आरोप मेरे ऊपर लगा है उसे क्या करता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो वो क्या हो जाती है, मेरी संस्वीकृति। या क्या कहता हूं, उस जो मेरे ऊपर आरोप लगा है उसको कथन के रूप में मैं क्या बोलते हैं, अनुमान इंगित कर लेता हूं। जो आरोपित आरोप है तो कथन से जो अनुमान इंगित, जो मेरा कथन है उससे क्या होता है, मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं, उससे क्या होता है, एक न्यायालय अनुमान निकाल लेता है कि इसी ने अपराध किया है, अपराध किया। इसको भी क्या कहा जा सकता है, संस्वीकृति कहा जा सकता है। परंतु अब यहां तक तो सही था, लेकिन उसके बाद आया पीएन स्वामी का बात, पकला नारायण, इसको पीएन स्वामी को बोलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा पीएम स्वामी। इसमें क्या हुआ, यह केस 1939 का था, प्रीवी काउंसिल का। इसमें किसका केस था, प्रीवी काउंसिल का। तो इसमें लॉर्ड एटिकन महोदय थे। कौन थे, लॉर्ड एटिकन महोदय थे, एटिकन। अब ये जब स्टीफन की परिभाषा इन्होंने देखी तो इनका दिमाग थोड़ा खड़का कि ये कैसे इन्होंने कह दिया कि इनकी एक बात तो उनको सही लगी और एक बात जो उन्होंने कहा वो उनको बेकार लगी। तो उन्होंने जो पहली बात कही थी, पहली बात क्या कही थी, उन्होंने कही थी कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध की स्वीकृति, आरोपित अपराध की स्वीकृति, ये क्या है, संस्वीकृति है, संस्वीकृति है। इसको तो उन्होंने सही मान लिया, इसको तो लॉर्ड एटिकन ने कहा चलो भाई इसको ठीक मानते हैं। लेकिन जो दूसरी परिभाषा थी कि जो क्या कहता है, उन्होंने नकार दिया। दूसरी परिभाषा क्या जो उन्होंने दिया था कि क्या होता, ऐसा कथन जो क्या करता, अनुमान इंगित करता कि आरोपी ने अधिरोपित अपराध किया। जैसे मान लो, इसका उदाहरण मैं एक दे रहा हूं कि एक आदमी से एक आदमी की हत्या होती है और वो जो बंदूक होती है वो उसके पास प्राप्त होती है। वो आदमी कहता है ये बंदूक मेरी है और ये मेरे ही कब्जे में थी। तो पहले जो लॉर्ड क्या वो जो स्टीफन महोदय थे वो कहते थे अगर वो ये कथन कर रहा है कि ये बंदूक मेरी है और ये मेरे ही कब्जे में थी तो ये भी उसकी क्या मान लिया जाएगा, संस्वीकृति मान लिया जाएगा। लेकिन जब लॉर्ड एटिकन के सामने ये चीज आई तो उन्होंने कहा ये चीज हम नहीं माने कि बंदूक किसी के कब्जे में है और उसकी है, तो इससे ये सिद्ध नहीं हो सकता कि उसी व्यक्ति ने उसे मारा है। तो उसका ये कथन स्वीकृति के रूप में हम ग्राह्य नहीं मानेंगे। इसको क्या हुआ, उसने एटिकन महोदय ने नकार दिया। तो इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका एक ऐसे स्टेटमेंट बना लो, जैसे ये स्टेटमेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका एडमिशन हो गया, ये क्या हो गया कथन हो गया, ये क्या हो गया स्टेटमेंट। तो इसको तो बाहर ही कर दिया उन्होंने, स्टेटमेंट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उसके बाद दूसरा क्या है, ये क्या बोलता है एडमिशन के बारे में, एडमिशन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और फिर उसके बाद इसको बोलते एडमिशन को ही कन्फेशन में ये रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टीफन महोदय थे उन्होंने इन पूरी तीनों चीजों को स्वीकार, स्टेटमेंट एडमिशन को ही, स्टेटमेंट को भी उन्होंने कन्फेशन माना, एडमिशन को भी उन्होंने कन्फेशन माना। लेकिन जो क्या बोलते हैं
एटिकन महोदय थे, लॉर्ड एटिकन महोदय थे, उन्होंने केवल केवल और केवल ओनली एडमिशन को ही कन्फेशन माना, स्टेटमेंट को उन्होंने कथन वो कन्फेशन नहीं माना, उन्होंने इसे नकार दिया। अब आप आ जाओ आगे। आगे क्या है, फिर इसके बाद इतना हो गया, तो आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा स्टीफन का कथन पढ़ा। सो सबसे पहले आप मेंस में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, उसके बाद स्टीफन महोदय की परिभाषा लिखोगे, फिर पीएन स्वामी का वाद लिखोगे जिसमें लॉर्ड एटिकन ने क्या क्या चीज़ें कही और इसमें स्टीफन द्वारा दी गई परिभाषा का दूसरा भाग इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो इतनी चीज़ें आप एग्जाम में लिख दोगे। अब इसके बाद आप एक केस पढ़ोगे, पलविंदर कौर का केस, पलविंदर कौर का वाद। अब इसके बाद आएगा पलविंदर कौर, तो जैसे पीएन स्वामी का वाद लिखोगे तुरंत तुमको पलविंदर कौर लिखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक याद कर लेना, तुरंत पलविंदर कौर लिखना पड़ेगा। इसमें क्या कहा गया, इसमें लॉर्ड एटकिन के विचारों का क्या किया गया, अनुमोदन कर लिया गया। मतलब लॉर्ड एटिकन का जो विचार था, एटिकन के विचार को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। इसमें क्या, इसमें इनके विचारों को स्वीकार कर लिया। इसमें क्या था, पलविंदर कौर के मामले में, परविंदर कौर के मामले में ये था कि उसने क्या अपने पति, उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने अपने पति की हत्या कर दी थी और हत्या करके उसको एक बक्से में बंद करके एक कुएं में फेंक दिया था एक आरोपी के साथ मिलके। फिर तो पलविंदर कौर से पूछा गया, पलविंदर कौर का बयान आया। पलविंदर कौर ने बताया कि मेरा पति एक पेंटर था और वो पेंट में एक दवा यूज की जाती जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक जहरीली थी, तो वो सीसी और वो बीमार था, तो उसके लिए मैं दवा लेके आई थी, तो जहाँ वो जहर की सीसी रखी थी वहीं मैंने दवा की सीसी रख दी थी। तो उसने गलती से उस दवा की सीसी को, उस जहर की सीसी को दवा की सीसी समझकर उसने पी लिया था। अतः और मैं इस चीज़ को देख के डर गई और मैं एक लोगों के साथ मिलके इसको क्या बोलते हैं, एक बक्से में डाल के और एक कुएं में मैंने अपने पति को फेंक दिया था। तो न्यायालय ने सबसे पहले क्या, अब देखो इसमें विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ, विवाद ये हुआ कि न्यायालय ने सबसे पहले ये कहा कि इसी ने हत्या की है और उसके पहले स्टेटमेंट को कि मैंने गलती, मतलब मेरी गलती नहीं है, वो उसकी गलती थी कि उसने दवा के स्थान पर जहर पी लिया, तो इसके स्टेटमेंट को न्यायालय ने नकार दिया। तो यानी कि हत्या का तो आरोप उसने मान लिया कि हत्या उसने की, हत्या उसने की, इसको न्यायालय ने मान लिया, लेकिन वो उसका क्या कारण था, कारण क्या था कि गलती से उसने दवा, मतलब उसके पति ने वह दवा उसके पति ने जहर को दवा समझकर पी लिया। ठीक, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। तो इसमें क्या हुआ, न्यायालय ने दोषिता, जिसमें उसको दोषिता, जिस पार्ट में उसको दोषिता हो रही है उसको तो स्वीकार कर लिया, और जिस पार्ट से वो निर्दोषिता, मतलब वो कह रहे कि वो जहां जहर वाली शीशी रखी थी वहां गलती से उसने पी लिया, इसको न्यायालय अस्वीकार किया। तो वो हायर कोर्ट में गई, हायर कोर्ट में फिर पलविंदर कौर के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला रखा गया। तो उसने ये कहा कि आप एक पार्ट को स्वीकार कर रहे हो, दूसरे पार्ट को अस्वीकार कर रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते, या तो आप पूरे पार्ट को स्वीकार करिए या आप पूरे पार्ट को अस्वीकार करिए। तो इस तरह उसने लॉर्ड एटिकन के विचारों का अनुमोदन किया इस वाद में। फिर आप आ जाओ, एक केस है बाल मुकुंद का, ऐसे लाइन से लिखते हैं ना, एम्परर वर्सेज, ये सब मेंस का क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इतना डिटेल में बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो जाएगा। बाल मुकुंद, मैं बोल दे रहा हूँ, मेरे इससे लिख नहीं जा रहा, हाथ से लिख रहा हूँ, हाथ से उतनी अच्छी नहीं लिख जाती। 1930 इलाहाबाद का केस है।
इस बात में इसमें क्या बताया गया, इसमें देखो, इसमें दो चीजें बताई गई। बाल मुकुंद में देखो, बहुत अच्छे से समझना बाल मुकुंद का केस। इसमें क्या कहा गया, इसमें न्यायालय ने क्या रखा, इसमें लॉर्ड एटकन के विचारों को तो मान्यता दी गई, लेकिन इसमें मिक्स स्टेटमेंट दिया गया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि मिक्स स्टेटमेंट क्या दिया गया, मिक्स्ड अप स्टेटमेंट दिया गया। अब मिक्स्ड अप स्टेटमेंट क्या होता है, देखो बाल मुकुंद वाले वाद में क्या कहा गया, इस वाद में बताया गया कि अगर मान लो एक निर्दोषिता वाला पार्ट है, निर्दोषिता वाला, और एक दोषिता वाला है, तो इसको स्वीकार कर सकते हो, इसको अस्वीकार कर सकते हो, इसको स्वीकार, लेकिन कब कर सकते हो, अगर उसके लिए पर्याप्त साक्ष्य हो, उसके लिए क्या हो, अरे यार लिख नहीं जा रहा, पर्याप्त क्या हो, साक्ष्य हो। तो इसमें बाल मुकुंद के बाद में क्या किया गया, मिश्रित उसमें दिखाया गया कि इसमें आप दोषिता, जो जैसे मान लो उसको दोषी करार दे रहे हो, जैसे उसके स्टेटमेंट में दोषी वाला पार्ट कि भाई जैसे पलविंदर कौर वाला ही लो कि उसने क्या बोलते हैं, वो जहर की शीशी वहां रखी, तो इससे तो रखी, तो भाई उसने उसके बगल में, तो इससे ये हुआ कि उसका पति उठा के पी लिया। लेकिन अब दूसरा पार्ट क्या हो गया, उसने उसकी हत्या की, तो इसको छोड़ दो, हत्या की वाला तुमने स्वीकार, हत्या की वाला जो पार्ट है उससे क्या करोगे, उसके लिए एक साक्ष्य मिल जा रहा है कि इसने जानबूझकर, उसी तरह एक शीशी और थी, उसमें जहर, उसमें वो दवाई भर के जहर की जगह रख दिया। मतलब एक और एविडेंस आपको मिल रहा है जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो खाली शीशी बची थी, एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, इसको उससे केस से मत को रिलेट करना, एक उदाहरण कि जो खाली शीशी पड़ी हुई थी, जो पहले पेंटर यूज करता है, उसमें एक खाली शीशी, उसी खाली शीशी में इसने दवाई भर के वहां रख दिया था। तो मतलब इससे इसका इंटेंशन होता है कि ये पेंटर हो सकता है कंफ्यूज होके जहर वाली शीशी उठा के दवाई पी ले। तो इसमें एक और साक्ष्य मिल गया, तो साक्ष्य का उसका प्रयोग करके उसके निर्दोषिता वाले को तो छोड़ देंगे, दोषिता वाले भाग के आधार पर उसको सजा दी जा सकती है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आप आ जाओ, अब कैसे एक चीज जानोगे कि स्वीकृति जो है, संस्वीकृति, सॉरी, अरे यार ये पूरा गलत हो जाता है। आ जाओ, अब आ जाओ आप, संस्वीकृति। अब इसको सुसंगत होने के लिए दो आधार है, संस्वीकृति को सुसंगत, इतना मेंस में लिखा होगा तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, जो चीज मैं बता रहा हूं। सुसंगत होने के दो आधार हैं। अब दो आधार कौन कौन से हैं, छोटा छोटा मैं लिख रहा, देखो मैं बोल भी दे रहा हूं, वो लिख लो। क्या होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए। जो स्वीकृति है वो क्या होना चाहिए, स्वैच्छिक, अपने मन से किया गया हो, स्वैच्छिकता होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। अब तुम यहां समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे कि स्वैच्छिक क्या है। स्वैच्छिक मतलब वो उसने अपने आप किया, इसका एक ये पूछता स्वैच्छिक, जो स्वैच्छिकता को इसको एक लैटिन भाषा में कहते हैं साइने, SINE, साइने क्यूआ नॉन बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, स्वैच्छिक पूर्ण किया गया। अब मान लीजिए मैं एक आसान भाषा में स्वैच्छिकता आपको समझाए दे रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आप जज के रूप, आप जज हो, ठीक है, आप बैठे हो, आपके सामने एक आरोपी आता है, वो संस्वीकृति करना चाहता है,
अब संस्वीकृति करना चाहता है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, देखोगे कि यार वो दबाव में तो नहीं है, उसको वो भ्रम में तो नहीं है, उसको कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन तो नहीं दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या करोगे, उसको जेल अभिरक्षा में भेज दोगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे, जितनी भी देर आपकी इच्छा होता है कि इतने देर में ये शांत हो जाएगा और ये जो कथन न्यायालय में करना चाहता है उसके बारे में ये समझ सकता है, इसको समझाया जा सकता, उतने देर के लिए उसको न्यायालय में, कि वो स्वैच्छिक हो जाए, कि हाँ वो किसी के दबाव में ना रह जाए। और क्या हो जाएगा, और ये क्या, और उसको फिर जब वो आएगा आपके पास वापस तो उसको बाकायदा बताओगे कि ये जो आप स्टेटमेंट कर रहा है ये आपका 164 सीआरपीसी 164 का बयान हो जाएगा और ये आपको आरोप में आरोपित साबित करेगा आपका ये बयान। आप अपराध में फंस जाओगे तो आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो स्वीकार करो, चाहो तो नहीं स्वीकार करो। तो ये क्या हो जाएगी, स्वैच्छिकता पूर्ण होना चाहिए और सत्य, और क्या होना चाहिए, दूसरा क्या है, स्वैच्छिकता पूर्ण होना चाहिए, दूसरा क्या, सत्य और विश्वसनीय होना चाहिए। ये दूसरा है, सत्य और क्या होना चाहिए, विश्वसनीय। तो इसके मतलब सब, अब ये क्या, जैसे मान लो आप कैसे जानोगे सत्य, तो क्या करना चाहिए, संस्वीकृति का गहन जांच करनी चाहिए। आपको सबसे क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि भाई वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है कि क्या है, उसको क्या करना चाहिए तुमको, आप लोगों को जांच, संस्वीकृति की गहन जांच की जानी चाहिए। फिर दूसरा क्या करना चाहिए इसमें, तो इसमें नंबर 1 क्या होना चाहिए, उसकी जांच होनी, जांच होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, उसे प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा अन्य उपबंध साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा और क्या जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए। मतलब आपको उसको देखना चाहिए कि वो तथ्य और परिस्थितियों के बारे में जान रहा है और क्या बोलते हैं, जो उपलब्ध साक्ष्य है उसके परिप्रेक्ष्य में आपको उसको देखना कि हाँ उपलब्ध जो साक्ष्य है उसके आधार पर आप उसको क्या करोगे, किस किस आधार पर उसको जांचोगे, उसको तथ्य के आधार पे जांचोगे, परिस्थितियों के आधार पे जांचोगे, उसको फिर क्या और किस आधार पे जांचोगे, जो साक्ष्य है उसके आधार पे आप देखोगे। तथ्य के आधार पे देखोगे कि वो सही बोल रहा है कि नहीं, परिस्थितियों के आधार पे देखोगे वो सही बोल रहा है कि नहीं, साक्ष्य के आधार पे देखोगे कि वो विश्वसनीय है कि नहीं। अब आ जाओ नंबर 3। नंबर 3 क्या है, आपको क्या देखना, जो प्रिंसिपल, जो आपके नियम दिए गए हैं 24 से 30 में, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अब आप आ जाइए, मैं सेक्शन 24 अब शुरू करता हूँ। इतनी चीज़ें संस्वीकृति से समाप्त हो गई जो आपको चीज़ें पढ़नी थी। इसमें इसको मिटा दें, इरेज कर दिया जाए। हाँ, अब आप आ जाओ सेक्शन 24। आप सेक्शन 24, आई होप उतनी चीज़ें समझ में आ गई हो, नहीं होगा तो वीडियो रिवाइज करके आप देख लेना। अब आ जाओ उत्प्रेरणा। देखो अब आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। 24 क्या कहता है, कहता उत्प्रेरणा फुसलाने से, कहता है उत्प्रेरणा फुसलाने, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाइयों में कब विसंगत होगी। इसमें क्या बताया है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई स्वीकृति कब विसंगत होगी और कब विसंगत नहीं होगी, ये कहाँ बताया गया है, 28 में। इसी वजह से इसको सेक्शन 28 के साथ रेड विथ पढ़ना चाहिए। अगर आपको कब विसंगत नहीं होगी, ये चीज़ें कहाँ दी गई हैं, ये 28 में दी गई हैं। अब आगे पढ़ो। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाइयों में विसंगत होती, कब विसंगत होती है, अब जो जो चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। यदि उसके किए जाने में न्यायालय, अब किसको, न्यायालय को, ये चीज इंपॉर्टेंट है, न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति के ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो और वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए युक्त प्रतीत होने वाला आधार देती है कि उसे करने से वह अपने
विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा या अपने ऐहिक रूप से किसी बुराई का परिवर्जन करेगा। तो अब आप आ जाओ यहाँ पे, शुरू करो कि कैसे पढ़ोगे सेक्शन 24 को। सेक्शन 24 को कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 24 को सबसे पहले क्या होना चाहिए? नंबर 1 इसमें पढ़ो, क्या लिखा है, क्या होना चाहिए? अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति। तो नंबर 1 देखो, इसके आवश्यकता तो मैं निकाल दे रहा हूं। अभियुक्त द्वारा, अब देखो आवश्यकता तो मैं दूसरे पेज पे लिख दे रहा हूं। अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति किया जाना, ठीक, ये एक आवश्यक तथ्य हो गया, किया जाना, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? अब न्यायालय को यह लग रहा है, न्यायालय को यह लग रहा है, क्या लग रहा है कि उसने जो संस्वीकृति की है वो कैसे की है? उसने संस्वीकृति कैसे की है? इंड्यूसमेंट की वजह से की है, मतलब उत्प्रेरणा की वजह से की है। थ्रेट दिया गया है उसको, थ्रेट इंग्लिश में याद कर लो ना, तो इसको IT ऐसे बनाने में आसान रहता। उसको थ्रेट दिया गया है, और क्या दिया गया? उसको प्रॉमिस किया गया है। तो ITP, इंड्यूस्ड किया गया है, थ्रेट दिया गया है और प्रॉमिस किया गया है। तो न्यायालय को यह लग रहा है कि इसके द्वारा वो संस्वीकृति कर रहा है, तो वो भी संगत हो जाएगी। और नंबर 3, ये जो ITP का इल्ज़ाम लग रहा है, जो इंड्यूस और थ्रेस और इसका क्या बोलते हैं, प्रॉमिस का जो आपका ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, वो कैसा है? अब देखो ये कैसा है, अरे यार बोर्ड नहीं तो मैं बहुत अच्छे से इसको बता देता। ये कैसा है? ये आरोप के संबंध में, ये किसके संबंध में? आरोप के, तोड़ के मैं बता रहा हूं, ये आरोप के संबंध में होना चाहिए। ये जो थ्रेट दिया जा रहा है, जो उत्प्रेरणा दी जा रही है, जो धमकी दी जा रही है, जो वचन दिया जा रहा है, ये किसके संबंध में होना चाहिए? आरोप के संबंध में होना चाहिए। और किसके द्वारा कराया गया हो? प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा, प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा कराया गया होना चाहिए। किसके द्वारा? प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा कराया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? ये कैसा होना चाहिए? इसके पास क्या होना चाहिए? पर्याप्त हो। न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए कि युक्त प्रतीत होने वाला अपराध देती है कि उसे करने के लिए वह विधि विरुद्ध कार्रवाइयों के, अब क्या है, देखो इतनी चीजें, आरोप होना चाहिए। न्यायालय के क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपको क्या, ये जो थ्रेट हो, ये जो थ्रेट दे रहे हो, ये सारी चीजें, तीनों चीजें दे रहे हो, ये क्या करने? उस आरोप के संबंध में कि वो स्वीकार कर रहे हो। कौन दे रहा है? प्राधिकारवान व्यक्ति दे रहा है। और जिससे क्या हो जा रहा है? एक्यूज्ड पर्सन को क्या हो जा रहा है? बिलीव हो जा रहा है, विश्वास हो जा रहा है। क्या विश्वास? अब विश्वास हो जा रहा है। क्या विश्वास? अरे यार देखो, एक्यूज्ड पर्सन को, एक्यूज्ड को क्या हो रहा है? बिलीव हो रहा है। अब बिलीव किस चीज का हो रहा है? कि उसे बेनिफिट, एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। देखो लिखा नहीं है कि कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप से क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। और या अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे क्या मिलेगा? उसे क्या मिलेगा? बुराई उससे क्या हो सकता है? बुराई का क्या किया जा सकता है? परवर्जन किया जा सकता है। अब इतनी चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी तो उसी दौर से गुजर रहा हूं जैसे आप। अब इसमें क्या, नंबर 1 आपने समझा कि वो, देखो नंबर 1 आपने क्या समझा? अभियुक्त द्वारा, अभियुक्त हो गया, ठीक, इतनी तो याद हो गए। नंबर 2 क्या? न्यायालय को लग रहा है, क्या लग रहा है? कि वो इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस द्वारा कराई गई है। अब ये इल्ज़ाम जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है? किसके संबंध में? ये जो इल्ज़ाम
इल्जाम जो लग रहा है, किसके संबंध में इल्जाम लग रहा है? आरोप के संबंध में, आरोप के, और किसके ऊपर लग रहा है? प्राधिकारवान व्यक्ति के ऊपर लग रहा है, प्राधिकारवान व्यक्ति के ऊपर लग रहा है। और वो प्राधिकारवान व्यक्ति क्या कर रहा है? एक्यूज्ड जो पर्सन है उससे क्या कह रहा है? एक्यूज्ड पर्सन जो है उससे क्या कह रहा है कि तुमको दो चीज होगा, या तो तुमको बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा, या किसी बुराई का अगर तुम ऐसा करते हो तो उससे क्या हो जाएगा? अपवर्जन, उसकी बुराई को रोका जा सकता है। या तो तुम्हें देखो लिखा हुआ है, वह अपने विरुद्ध कार्रवाई के बारे में, अगर वो ऐसा करता है तो वो कार्रवाई से फायदा उठा लेगा, या अपने ऐहिक रूप से, या उसको किसी बुराई से उसको बाहर निकाला जा सकेगा, उसको परिवर्जित कर दिया जाएगा। तो इतनी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी आपको। तो अब आप आ जाओ सेक्शन इसके बाद 28 पे, सॉरी सेक्शन किस पे आ जाओ? 28 पे। इतनी चीजें आपने पढ़ ली, अभी नहीं होगा, एक बार आखिरी में और बता दूंगा। ये बहुत बड़ा, एक साथ इतना नहीं पढ़ाने लायक, लेकिन अब क्या करूं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म भी करना है। अब देखो जो मैंने बताया था 24 पढ़ो तो तुरंत 24 का उल्टा 28 भी पढ़ लो, इसी वजह से मैंने 24 और 28 को साथ में जोड़ दिया है। उत्प्रेरणा, धमकी, वचन से पैदा हुए मन के प्रभाव को दूर होने के पश्चात की गई संस्वीकृति क्या होती है? सुसंगत होती है। यदि कोई ऐसी संस्वीकृति जैसे धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित किया पूर्णतया क्या हुआ? दूर हो जाने के पश्चात की जाएंगी। तो ये कहाँ बताया गया है? तो वहां बताया गया विसंगत होती है, और सुसंगत कब होगी वो कहां बताया गया है? वो 28 में बताया गया है। कब सुसंगत होगी? जब उत्प्रेरणा, धमकी या वचन को दूर कर दिया जाएगा तब वो सुसंगत होगी। बाकी इसमें और कोई चीजें नहीं लिखी। देखो पढ़ लो, यदि ऐसी संस्वीकृति जैसी धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित हुए पूर्णतया दूर हो जाने के पश्चात सुसंगत होगी। तो 24 में विसंगत है और 28 में सुसंगत है। विसंगत कब होती? जब उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराया गया हो, और सुसंगत कब होती? जब उत्प्रेरणा, धमकी या वचन को दूर कर दिया जाता है। तो ये 28 में बताया गया है। तो आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और इसमें कोई वो है, अगर नहीं है तो एक बार 24 फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। आप लोग कमेंट कर देना कि समझ में आया है कि नहीं प्लीज। देखो इसको मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं। अरे सॉरी, आ जाओ। मैं जानता हूं 24 थोड़ी टफ है, लेकिन हो जाएगा, आसान है। देखो उत्प्रेरणा, धमकी, इतनी चीजें दोस्तों अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति डांडिक कार्रवाइयों में विसंगत है। मतलब डांडिक कार्रवाइयों में अभियुक्त द्वारा की गई कब विसंगत है? अब विसंगत सामान्यता पहले जानो, विसंगत है, लेकिन कब है? जब न्यायालय को दिखता हो, प्रतीत, आप जज के रूप में बैठे हैं, आपको प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में, जो वो अभियुक्त के बारे में आरोप लगा, जो वो स्वीकार कर रहा है, जो संस्वीकृति कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उत्प्रेरणा दी गई है, धमकी दी गई है, वचन दी गई है। अब आप न्यायालय में देखे हो, आप उसे विसंगत तो आपको घोषित कर, तो आपको उसकी संस्वीकृति क्या लग रही है कि यार ये उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा इसको कराई जा रही है। और कौन दे रहा है? ये एक प्राधिकारवान व्यक्ति दे रहा है। प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होता है? अरे भाई, आप प्राधिकारवान व्यक्ति कौन हो सकता है? पुलिस हो सकता है, जज हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता, न्यायाधीश हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का स्टाफ का कोई सदस्य हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, अभियोजक हो सकता है, उपरोक्त के पति या पत्नी के निकट संबंधी या कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर वो प्राधिकारवान हो। ठीक है, व्यक्ति की ओर से दिया गया हो।
ये उत्प्रेरणा, धमकी या वचन किसकी ओर से दिया गया हो? प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से दिया गया हो। और देखो नंबर, न्यायालय की राय में, अब न्यायालय अपना एक राय, आप एक क्या अपनी एक राय बना रहे हो, राय के लिए एक पर्याप्त हो कि अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए युक्त प्रतीत होने वाला आधार देती हो। आपको ये अनुमान हो रहा है कि ये आधार है, न्यायालय को अनुमान हो जाएगा कि इस प्राधिकारवान व्यक्ति ने इसको उत्प्रेरणा, धमकी और वचन दिए, तभी ये चीज ये क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। और उसके करने से वह अपने विरुद्ध, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि उससे उसको फायदा होगा? उसको ये समझा दिया गया अगर तुम स्वीकार कर ले तो तुमको इस कार्रवाई में फायदा होगा, तुमको इस कार्रवाई में छूट दे दी जाएगी, या तुमको किसी बुराई से बचा लिया जाएगा, अपवर्जित मतलब उससे निकाल लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। कब विसंगत होगा? आप सामान्य भाषा में जैसे आप विसंगत देखो, संस्वीकृतियां दांडिक कार्रवाई में विसंगत कब होती हैं? ये लगता है कि जब न्यायालय को ये लगता है कि वह उत्प्रेरणा, धमकी और वचन द्वारा किया गया हो और वह उत्प्रेरणा, धमकी और वचन किसी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, और उस प्राधिकारवान व्यक्ति ने क्या क्यों दिया है? जिससे आपको एक राय बना रहे कि उसको धमकी या उत्प्रेरणा या वचन इसलिए दिया गया है कि आपको देखो, जो प्राधिकार व्यक्ति से दिया गया और जो न्यायालय की राय में पर्याप्त, अब न्यायालय की राय में क्या होता है? जिस अभियुक्त को दिया वो सफिशिएंट ग्राउंड बना ले रहा न्यायालय अपने आधार पे कि इससे इसको फायदा हो रहा है या इसको किसी बुराई से बचाया जाएगा, किसी बुराई से क्या होगा? बचाया, परवर्जित कर लेगा, इसलिए ये क्या कर रहा है? स्वीकार कर ले रहा। तो इस कारण ये स्वीकृतियां न्यायिक कार्रवाइयों में विसंगत हो जाएंगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। कल इसका सेकंड लेक्चर होगा। ठीक, ओके, बाय।